गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट 1 में बच्चों हमने किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट 2 में हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। Due to scarcity, every society has to decide how to allocate the scarce resources. It leads to central problems that are faced by every economy. Dear students, due to scarcity, दुर्लभता के कारण, scarcity के कारण, every society and every economy हैज़ टू डिसाइड, उन्हें डिसाइड करना पड़ता है हाउ टू एलोकेट किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, एलोकेट करें द रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज, जो हमारे जो संसाधन हैं, जो लिमिटेड हैं, जो स्केर्स हैं, हम उनको कैसे एलोकेट करें। इट लीड्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम, इट लीड्स टू सेंट्रल प्रॉब्लम। यही सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, जो कि प्रत्येक इकोनॉमी के द्वारा फेस की जाती है। देर आर 3 मेन या मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी दैट्स आर, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। All these 3 are most important central problem of the economy. These problems are called central problem because these are most basic problem of an economy. Most basic problem है इकोनॉमी की, इसलिए इनको central problem कहते हैं। These are called central problem because these are most basic problem of an economy. And all other problems revolve around them. और ये जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है, और ऑल अदर प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवॉल्व्स अराउंड दैम, इन्हीं के चारों तरफ घूमती हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो सो देयर शुड बी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द स्केर्स रिसोर्सेज in such a manner so that maximum wants of society are fulfilled. Allocation of resources refers to the problem of assigning the scarce resources. ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको कैसे डिटरमिन करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इन सच ए मैनर, इस तरीके से, सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ सोसाइटी आर फुलफिल्ड, जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, उसकी मैक्सिमम वांट्स आर फुलफिल्ड, बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज स्टडीड अंडर 3 हेड। जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, संसाधनों के जो बंटवारे की जो समस्या है, उसको 3 हेड में हम स्टडी करते हैं। और फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करते हैं। टू बी प्रोड्यूस्ड, उत्पादन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, और उनकी मात्रा, भाई कितनी क्वांटिटी में हम उनका प्रोडक्शन करें। ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करना है, फिर कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस करना है, और फिर उसकी मात्रा का, उसकी क्वांटिटी को, कि भी कितनी क्वांटिटी में वो जो कमोडिटी है उसको हमने प्रोड्यूस करना है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड
and the quantity to be produced of each selected commodity. This problem has two aspects. ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इसके टू एस्पेक्ट हैं, टू यानी कि दो पहलू हैं, और वो कैसे हैं देखेंगे. फर्स्ट इज व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस. कौन सी जो वस्तु है, कौन सी जो कमोडिटी है, उसको हमें प्रोड्यूस करना है. एंड इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड. एक इकोनॉमी को ना ये निर्णय लेना पड़ता है, विच कंज्यूमर गुड एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड. भाई कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करें. सॉरी, कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करें. आर टू बी प्रोड्यूस्ड विच कंज्यूमर गुड एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड. कौन सी उपभोक्ता वस्तु और कौन सी पूंजीगत वस्तु. देखो कंज्यूमर गुड्स में तो जैसे जो भी कंज्यूमर गुड हैं, जैसे वीट है, दैट इज़ द कंज्यूमर गुड है. शुगर है, कंज्यूमर गुड है. राइस है, कंज्यूमर गुड है. और कैपिटल गुड में जैसे मशीनरी एट्सेट्रा, तो मशीनरी का प्रोडक्शन करें या वीट का प्रोडक्शन करें, तो ये हमने देखना है कि कौन सी जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन करना है. इन द सेम वे इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन सिविल गुड एंड वार गुड. भाई शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन करें या फिर वार गुड यानी कि युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन करें, वार में काम आने वाली, जैसे गन का प्रोडक्शन करें, भाई बंदूकों का उत्पादन करें, या फिर भाई हम बटर का उत्पादन करें. हमने ये देखना है कि सिविल गुड्स या वार गुड्स. भाई जो शांति के टाइम पर, जो वार के टाइम पर वस्तुएं का प्रयोग नहीं होता ना, उनका प्रयोग करें, उनका उत्पादन करें, या फिर वार गुड्स युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन करें. ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है. हाउ मच टू प्रोड्यूस. सेकेंड आस्पेक्ट, first aspect is what possible commodity to produce, and second aspect how much, कितना, how much to produce, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है उस कमोडिटी को. आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है, वार गुड है या सिविल गुड है. हमने ये देखा कि हम कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करें, वार गुड का प्रोडक्शन करें या सिविल गुड का प्रोडक्शन करें. ये तो डिसाइड हो गया हमने कौन सी कमोडिटीज का प्रोडक्शन करना है. इसके बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मच, कितना, कितनी मात्रा में हम उसका प्रोडक्शन करेंगे. आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड, उसे डिसाइड करना पड़ता है द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी. जो भी कमोडिटी हमने डिसाइड की है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में हम उसका प्रोडक्शन करें. एज दिस प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट, जैसे ही इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट थे, टू एस्पेक्ट थे, इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, कैसे, किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कौन सी टेक्निक अपना करके. दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक. हमें टेक्निक को सिलेक्ट करना है, किस टेक्निक का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे. टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शंस करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक का प्रयोग करना है. बाय टेक्निक वी मीन विच प्रोडक्शन कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स. हमें इनपुट्स, क्योंकि हमारे पास कैपिटल है, लेबर है, जो इनपुट्स हैं, हमने कौन सा पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज्ड, हमें कौन सा कम्बिनेशन हमने यूज करना है. जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज, जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर टू टाइप की टेक्निक्स है, क्लासिफाइड एज टू, यानी कि दो प्रकार की हमारे पास टेक्निक हैं. एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज़ यूज्ड, यानी कि ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है और कम मशीनों की ज़रूरत पड़ती है. कैपिटल यानी कि पूंजी, पूंजी का मतलब है मशीनें, और लेबर श्रमिक. इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज़ यूज्ड, कम पूंजी का प्रयोग होता है. इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देयर इज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन. यहाँ पर क्या है कि जो लेबर कम है
और कैपिटल यानी कि मशीनें ज़्यादा हैं। तो एक कैपिटल जो पूंजी प्रधान जो देश होते हैं वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव का प्रयोग किया जाता है, और जो लेबर यानी कि जो एक मोर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जनरली जो टेक्निक है वो 2 टाइप की है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया है लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर and less capital is used, and in capital intensive technique there is more capital and less labor utilized and are used. For whom to produce, किसके लिए उत्पादन करें। तीसरी जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो केंद्रीय समस्या है, जो 3rd नंबर की, उसका अर्थ है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें हम। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए। तो यहाँ पर है दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। दिस प्रॉब्लम, एक बार रिपीट करती हूँ मैं, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो भी इंडिविजुअल है उनमें हम कैसे उनका वितरण करेंगे, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज़ द सिलेक्शंस बाय द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। यानी कि हमने कैटेगरी का सिलेक्शन करना है कि जो उस प्रोडक्शंस को, जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। दैट इज़ वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर, क्या हमने ज़्यादा गरीब लोगों के लिए उनका प्रोडक्शन करना किया है, एंड लेस रिच, या कम गरीब, कम अमीरों के लिए, ज़्यादा गरीब या कम अमीर, और मोर रिच या ज़्यादा अमीरों के लिए है, और लेस पुअर या कम गरीबों के लिए है। हमें किन के लिए उसका प्रोडक्शन करना है। देखो बच्चों, जो अगर हम कंज्यूमर गुड, वेरी नेसेसिटी गुड्स का प्रयोग करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हम आम जो जनरल पीपल्स के लिए उनका प्रोडक्शन करेंगे। अगर आप लग्जरी गुड्स का यहाँ पर प्रोडक्शंस करते हैं, लग्जरी गुड का, तो वो रिच पीपल के लिए होता है। लग्जरी गुड है रिच पीपल के लिए। जो लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड जो है वो किसके लिए है, रिच पीपल के लिए है, और जो कंज्यूमर गुड है, नेसेसिटी गुड्स है, वो पुअर पीपल के लिए होता है। द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर 2 मेन हेड। इस प्रॉब्लम को भी हम 2 मेन हेड में कैटेगराइज्ड करेंगे, इनका बंटवारा करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन? इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत वितरण। क्या है पर्सनल, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशंस। What do you mean by individual distribution या personal distributions? It means how national income of an economy is distributed among different group of people. Personal distribution का मतलब different group of people, different group of society, कि भी किन लोगों में किस प्रकार से हम नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर of different factor of productions in that in the total national product of the country। देखिएगा different factor of productions, distributions of national income in the different factor of productions in the total national product of the country, because dear students there are 4 factor of productions: land, labor, capital and entrepreneur. There are 4 factor of productions and there are 4 rewards for their services: land, rent, labor, wages, capital, interest and entrepreneur profit। तो किस प्रकार से हमने जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है नेशनल इनकम को, उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज़ द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो है मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका जो प्रकृति है, उनकी जो नेचर है, इकोनॉमीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उनको हम किस प्रकार से उनका बंटवारा करेंगे, किस प्रकार से उनको क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट है मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इकोनॉमी, इट इज़ द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड। दोबारा से इसको हम रिपीट करेंगे। इट इज़ द वन, मार्केट इकोनॉमी की हम बात करेंगे। मार्केट इकोनॉमी इज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो साधन हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड। हमने 3 चीज़ें देखनी, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जो निजी क्षेत्र है उसके द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, उसके द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है और उसके द्वारा ही उनका जो ओनरशिप होती है उन्हीं के पास होती है। दैट इज़ दी मार्केट इकोनॉमी। फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स हैं प्राइवेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन के संसाधन हैं उन पर क्या है, ओनरशिप किसकी है, प्राइवेट सेक्टर की। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन है जैसे प्राइस मेकिंग का है, प्राइस डिटरमिन का जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट है, डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट है। लेवल ऑफ कंपटीशन, और जो कंपटीशन का जो लेवल है वो मोर है, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। आपस में जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं इन द प्राइवेट सेक्टर, तो बहुत ज़्यादा इनकी मोर कंपटीशन लेवल है। प्रॉफिट मोटिव है, और जो उनका जो मोटिव है, जो प्रोडक्शन करने का जो मोटिव है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर होता है उसका मोटिव उसका जो मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, यानी कि जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उसका एम होता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, यानी कि लेस यहाँ पर क्या है कि हस्तक्षेप की नीति होती है, सर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, लेसेस फेयर होता है। प्राइस मैकेनिज्म गाइड्स ऑल डिसीजन, जो भी डिसीजन होते हैं वो प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की जो पावर है वो एक दूसरे को कट करती है, वहाँ पर ही प्राइस डिटरमिन होता है। दैट इज़ द डिमांड एंड दैट इज़ द सप्लाई। जब ये बोथ जो पावर हैं तो ये एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वहाँ पर क्या है, प्राइस डिटरमिन होता है। तो इसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। जो बाजार की 2 शक्तियाँ होती हैं मार्केट की, जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जहाँ पर प्राइस डिटरमिन होता है इसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म, गाइड्स ऑल डिसीजंस। नेक्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी, it refers to an economy in which means of productions are owned, controlled and operated। हमने 3 चीज़ें फिर दोबारा से करनी है, owned, controlled and operated by the government। जिसको गवर्नमेंट ओनरशिप गवर्नमेंट की है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट का है, एंड ऑपरेटेड, ऑपरेशन यानी कि उसको चलाने में चलाया कौन चलाता है उसको, उस इकोनॉमी को गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि वहाँ की सरकार चलाती है, वहाँ की स्टेट चलाती है। तो दैट इज़ दी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फर्स्ट है स्टेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर स्टेट की ओनरशिप होती है, सरकार की ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन नोट, यानी कि जो नो लेवल ऑफ कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है ना वो सोशल वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव नहीं रखती, बल्कि सोशल वेलफेयर का मोटिव या एम, उसका जो एम है वो क्या है गवर्नमेंट का, कि भी सोशल वेलफेयर हो। तो लेवल ऑफ कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, नो लेवल ऑफ कंपटीशन। यहाँ पर हम इसके आगे नो लिख देते हैं, नो लेवल ऑफ कंपटीशंस।
और नेक्स्ट है प्लानिंग मैकेनिज्म गाइड्स ऑल डिसीजन। जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो प्लानिंग मैकेनिज्म काम करता है, प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं करता है, क्योंकि जो मार्केट इकोनॉमी थी उसमें प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहा था, जबकि यहाँ पर प्लानिंग यानी कि योजना बनाई जाती है सरकार के द्वारा, और उन जो प्लानिंग के अंदर है, जो योजनाओं के अंदर है, वही सारे डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास है बच्चों, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अवसर लागत हम इसको बोलते हैं। अवसर लागत क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, इसको मैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा आपको क्लियर करूँगी। सपोज करो कि हमें कहीं पर जॉब मिलती है और हमें मान लीजिए एक जगह पर हमारे पास ए ऑप्शन है, वहाँ पर हमें जो जॉब मिलती है वो 15,000 हमें मिलते हैं, और बी जो ऑप्शन है हमारा, वहाँ पर हमें 10,000 की जॉब मिल रही है, और सी जो ऑप्शन है वहाँ पर 8,000 की जॉब हमें मिल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कंज्यूमर इज़ रेशनल, कंज्यूमर क्या है? रेशनल है, और रेशनल है तो वो क्या करेगा कि वो 15,000 की जो जॉब है उसको फर्स्ट ऑफर देगा। लेकिन दूसरे नंबर का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? 10,000। तो थर्ड पे तो उसको जाना ही नहीं है, पहले दो में से वो चॉइस करेगा, तो पहले को वो पसंद करेगा, प्रेफर करेगा, लेकिन नेक्स्ट इसको वो छोड़ देगा, इसको वो त्याग कर देगा। सेकंड नंबर का जो बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन है उसको फॉरगोन कर देगा, उसको छोड़ देगा। तो वो क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि उसको सेकंड जो मौका मिल रहा था, जो अपॉर्चुनिटी जो अवसर मिल रहा था वो 10,000 का था, और उसको उसने त्याग दिया, फॉरगोन कर दिया। तो फर्स्ट को प्राप्त करने के लिए सेकंड का उसको त्याग करना पड़ा। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लेसन का मैं पार्ट 2 बना रही हूँ, किसी किसी बुक में ये सेकंड लेसन भी है। तो फर्स्ट और सेकंड लेसन हमारी इन दो वीडियो के अंदर, जो पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड वीडियो में ये सेकंड लेसन भी मान लें या पार्ट 2 मान लें, वो आपने देखना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय PPF? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, एंड गिवन टेक्नोलॉजी है, और हमें टू गुड्स को प्रोड्यूस करना है। मतलब कम्बिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस। ये जो PPF है, इसको मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये होता है PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स गुड है और ये वाई गुड है। हमें टू गुड्स की बात करनी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस, यहाँ पर ये जो कम्बिनेशन है ये पॉसिबल कम्बिनेशन है इस प्रकार से। ऑफ द टू गुड्स, यहाँ पर गुड 1 है, ये गुड 1 और ये गुड 2 है। ये टू गुड्स है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है एंड टेक्नोलॉजी गिवन है, और दैट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF। नाउ अजम्पशंस ऑफ द PPF। जब हम PPF की बात कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा, हमें कुछ अजम्पशंस लेकर चलनी पड़ेंगी, हमें कुछ मान्यताएं मानकर चलनी पड़ेंगी। वो क्या है अजम्पशंस ऑफ द PPF? फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं हमारे, वो फिक्स्ड हैं,
वो सीमित हैं, वो स्थिर हैं, उनको नहीं बढ़ाएंगे हम। इकोनॉमी के अंदर जितने भी संसाधन हैं हमें ये मान कर चलना पड़ेगा वो बिल्कुल स्थिर हैं, वो फिक्स्ड हैं। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनोदर। पर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास जो लिमिटेड हैं, जो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है, उनको हम एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भाई वन यूज से एक कमोडिटी के प्रोडक्शन से दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र हम उनको कर सकते हैं। ओके, देखिएगा दोबारा से, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनोदर। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में बनाया था कि यहाँ पर ए कम्बिनेशन है, यहाँ पर बी कम्बिनेशन, सी कम्बिनेशन, ये डी कम्बिनेशन। तो इस कम्बिनेशन में हमारे पास कम्बिनेशन ये है कि हम एक्स वस्तु की गुड वन का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये कम्बिनेशन है, और गुड वाई का ये कम्बिनेशन है। यहाँ पर अगर हम सेकेंड कम्बिनेशन लेते हैं तो वाई का कुछ प्रोडक्शन कम करके हम एक्स का बढ़ा रहे हैं। तो एक में से प्रयोग में से, एक यूज में से दूसरे यूज में हम इसको रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। सेकंड है, विद दी हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज गिवन है, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। हम यहाँ पर केवल टू गुड्स की बात करें, गुड वन एंड गुड टू, ये भी हमें मान कर चलना है कि केवल टू गुड्स की बात हो रही है। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, और जो भी रिसोर्सेज है हम उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अब ये भी हमें मानकर चलना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है जो फिक्स्ड है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जो भी रिसोर्सेज हैं कुछ कम एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट, एंड कुछ एंड सम आर मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन all products, in the production of all products. So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decrease, तो उत्पादन कम होता है। जब एक से दूसरे में जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी घटती है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, the level of technology is assumed to be कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है जो प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स का, टू गुड्स का, और उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि वो स्थिर है। हम टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। हमें ये भी मान कर चलना पड़ेगा, ये भी एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ये हमारी एजम्पशन है। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ पीपीएफ, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, कैन बी बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इमेजिनरी डायग्राम एंड शेड्यूल। हम एक इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं। वैसे डायग्राम मैंने हल्का सा थोड़ा सा तुम्हें ड्रॉ करके दिखाया था, लेकिन अब मैं दोबारा से इमेजिनरी डायग्राम बनाऊंगी और एक शेड्यूल बनाऊंगी, एक तालिका बनाऊंगी, एक टेबल बनाएंगे। शेड्यूल यानी कि जो टेबल है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ जो शेड्यूल है, दैट इज़ द डायग्राम। एंड नाउ दिस इज़ द शेड्यूल। शेड्यूल में क्या है, पॉसिबिलिटीज़ दिखा रखी हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे पॉसिबिलिटी ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ और जी, ये पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम किस चीज़ का प्रोडक्शंस करेंगे, यहाँ पर हमने गन ली हैं, गन्स हैं, बंदूकों का उत्पादन करेंगे या बटर का उत्पादन करेंगे। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक तो गन है और एक बटर है। देखो बटर जो है ये तो सिविल गुड है, और जबकि गन्स हैं ये वार गुड है। तो हमने देखना है कि हमें कौन सी प्रोडक्शन गुड्स है उसका हमने प्रोडक्शन करना है, तो गन और बटर। और यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि देखो गन्स डिवाइडेड बाय बटर, ये डेल्टा का साइन है। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब है साइन ऑफ चेंज, इसका मतलब है चेंज। भाई क्या चेंज आया है यहाँ पर हमने देखना है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो गन्स हैं, अगर आप गन का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको 21 गन का, जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो भी टेक्नोलॉजी है, हमने ऊपर एजम्पशन में लिखा था कि वो हमें फिक्स है, हमारी
कांस्टेंट हैं। अगर जो भी रिसोर्सेज है उन सब का प्रयोग आप गन्स के प्रोडक्शन में करते हो तो आप 21 गन्स बना सकते हो और बटर 0 है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि गन्स को हम 20 कर लें और एक बटर भी बना लें, यहाँ पर हम बटर भी एक यूनिट बटर की बना लें तो ये 20 हो जाएगा। फिर हम गन्स को 18 कर देते हैं तो बटर को 2 कर देते। बटर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए 1 से 2 करने के लिए हमें यहाँ 2 का त्याग करना पड़ा। इसके बाद अगर एक और बटर आप बनाना चाहते हो, एक यूनिट बटर की बढ़ाना चाहते हो, 2 से 3 करना चाहते हो, 2 से 3 करेंगे तो 18 से 15 यहाँ पर आपको जो फोरगोन करना पड़ेगा यानी कि वो 3 का है। इसके बाद क्या है कि 3 से जब आप 4 बटर, 4 से 5 बटर, 5 से 6 बटर, तो यहाँ पर 15 से 11 और 11 से 6, 6 से 0। यानी कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप जितने भी रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग केवल गन्स बनाने में करते हैं तो 20 गन्स और 0 बटर। अगर पूरे के पूरे रिसोर्सेज आप बटर बनाने में, बटर का प्रोडक्शन करने में करते हो तो 6 यूनिट ऑफ बटर एंड 0 गन्स ये होगा। तो इसको हम यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ आप दिखाएंगे हम इसको कि इस प्रकार से एक गन है और एक गन का त्याग किया है एक बटर एक्स्ट्रा पाने के लिए, और फिर 2 गन का त्याग किया एक और एक्स्ट्रा बटर पाने के लिए, फिर 3 गन का, और फिर एक एक्स्ट्रा बटर पाने के लिए, फिर 4 गन, 5 गन, 6 गन। मतलब ये दिखा रखा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं एक गुड्स के प्रोडक्शन से दूसरे गुड्स के प्रोडक्शंस में ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। ये भी हमने एग्जाम्पल किया था। तो नेक्स्ट हम इसको एक बार स्टडी करेंगे, देखते हैं। इट इज़ द इकोनॉमी यूजेज, इफ़ द इकोनॉमी यूजेज ऑल इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ओनली गन्स, केवल सभी रिसोर्सेज को केवल गन्स का प्रोडक्शन करने में करती है, देन मैक्सिमम ऑफ 21 यूनिट्स ऑफ गन्स। जो गन हैं, जो बंदूकें हैं, उनका 21 यूनिट्स ऑफ गन्स एंड नो बटर कैन बी प्रोड्यूस्ड, और बटर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पर शेड्यूल के अंदर देख रहे हैं, बटर 0 एंड गन 21 यूनिट। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ इफ़ ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर बटर, अगर सभी रिसोर्सेज को आप बटर के प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं, देन मैक्सिमम 6 यूनिट ऑफ बटर एंड नो गन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, जैसा कि हमने शेड्यूल में दिखाया है। इफ़ ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर, 6 यूनिट ऑफ बटर एंड 0 यूनिट ऑफ गन्स। तो अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं। थर्ड जो है यहाँ पर क्या बताया, इन बिटवीन, और इसके बीच में, देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज विद डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गन्स एंड बटर। इन दोनों के बीच में या तो सभी रिसोर्सेज को आप गन्स बनाने में करेंगे या सभी रिसोर्सेज को आप बटर बनाने में करेंगे, लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारे, इन बिटवीन दैम देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज विद डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गन्स एंड बटर। व्हेन पॉइंट A, B, C, D, E, F and G are joined, we get a curve AG known as PPF। और ये सारे पॉइंट्स जब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कर्व मिलती है, दैट इज AG, दैट इज PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट इज। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपने एक ड्रॉ किया और यहाँ से ऐसे किया, और यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ 21 जो गन्स हैं, गन्स जो है बंदूक जो है वो कितनी है, यहाँ पर 21 गन्स का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 लगाओगे आप, क्या लगाओगे, 6 का। अगर हम बटर इन यूनिट्स, बटर का प्रोडक्शंस करते हैं सभी रिसोर्सेज के लिए तो 6, और गन्स का तो 21, और फिर हम जब इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट इज PPF। अब इन्होंने बोला कि अगर सभी रिसोर्सेज को आप बटर के प्रयोग में यूज करते हैं, बटर के प्रोडक्शंस में, तो 6 यूनिट ऑफ बटर, और सभी को अगर आप गन के प्रोडक्शन में यूज करते हैं रिसोर्सेज को तो 21, और इन बिटवीन, और इनके बीच में
अगर इनके बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 है, और यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 12, और ये 9 6 3 0। तो इन बिटवीन जो भी कम्बिनेशन है, अगर हम इन सबको ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सभी जो भी शेड्यूल का है, और दैट इज कॉल्ड द पीपीएफ। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एजी कर्व, और दिस कर्व इज एजी कर्व, ए और यहाँ पर जी, ये एजी कर्व है। एजी कर्व शोज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ गन्स एंड बटर। जो गन और बटर की जो यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है उसको ये शो करती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट, MOC। यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट सीमांत अवसर लागत हम इसको बोलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी sacrificed to gain one additional unit of another commodity। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ सेकेंड कमोडिटी की पाने के लिए फर्स्ट कमोडिटी की कितनी यूनिट हमने क्या करनी पड़ती, सेक्रीफाइस्ड, यानी कि कितनी कमोडिटी का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इन केस ऑफ पीपीएफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यहाँ पर जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट है पीपीएफ के मामले में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के मामले में, वो हमेशा इंक्रीजिंग होगी। क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। जैसा कि मैं इसको आपको दिखाऊंगी, पीछे जो हमने शेड्यूल बनाया था उसमें आप देखेंगे, ये देखिएगा इसका जो शेड्यूल है, ये जो शेड्यूल है ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट MOC। और जब ये हमने देखा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट है वो इंक्रीजिंग है, पहले 1 2 3 4 5 6, दैट इज इंक्रीजिंग। एंड नेक्स्ट अभी हम वही कर रहे थे अपना, ये तो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या बताया कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT। What do you mean by MRT या marginal rate of transformation? Marginal rate of transformation is the ratio of number of unit of a commodity. MRT, marginal rate of transformation, is the ratio होता है अनुपात, of number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। एक commodity एक्स्ट्रा पाने के लिए दूसरी कमोडिटी का कितना सेक्रीफाइस किया है, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड के भी कितना आपने सेक्रीफाइस किया है, एंड ए यूनिट्स गेन, और कितना उसने जो आपने यूनिट गेन किया, उन दोनों में चेंज। डेल्टा इज द साइन ऑफ चेंज। नेक्स्ट है वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। अब नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है कि वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या जो इकोनॉमी है वो हमेशा पीपीएफ के ऊपर ही ऑपरेट करती है, क्वेश्चन है ये हमारा। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूज्ड। देखो, द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, जो इकोनॉमी का जो ऑपरेशन करने का जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूज्ड, जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के वो कितने अच्छे तरीके से उनका यूज हो रहा है। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ। अब ये जो पीपीएफ है, अब मैं आपको यहाँ फिर दोबारा से एक बार ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि ये जो पीपीएफ है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो कॉनकेव कर्व है इसके ऊपर केवल तब करेगी जब रिसोर्सेज का बहुत ही फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ। अगर इस पीपीएफ के इनसाइड कोई भी पॉइंट है, अगर
इस पीपीएफ के इनसाइड कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ई पॉइंट है ये, और ये पॉइंट इनसाइड दी पीपीएफ economy will sorry, at any point inside PPF if resources are not fully and efficiently utilized, तो इनसाइड है तो फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं है रिसोर्सेज का। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। अब यहाँ पर एक पॉइंट है एफ, और इकोनॉमी कभी भी वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकती आउटसाइड ऑफ द पीपीएफ। देखिएगा, इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ पीपीएफ बिकॉज वो अनअटेनेबल है, एज इट इज़ अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ पर क्या है, वो कम्बिनेशन अनअटेनेबल है, वो जो संयोग है वो अप्राप्य है, हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो आउटसाइड ऑफ द पीपीएफ है। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ पीपीएफ। अब हम एक नज़र डालते हैं ये पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर। अब हमने देखा ये है दैट इज़ दी पीपीएफ यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ कि ये है पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब जो ये है, अगर मान लीजिए इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर पे ये डी पॉइंट है, और ये जो डी पॉइंट है तो ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट एफ बना देती हूँ तो ये क्या है, अनअटेनेबल पॉइंट है, यानी कि हम इसको अनअटेनेबल पॉइंट यानी कि अप्राप्य संयोग है ये हमारा। और अगर मान लीजिए इसको ये हम इसको थोड़ा सा इस साइड अगर निकाल देते हैं इसको पीपीएफ को, तो ये है आउटवर्ड शिफ्ट है। लेकिन जब हमारी टेक्नोलॉजी हमारे रिसोर्सेज जो हैं तो ये बाहर की तरफ, अगर कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए या जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो जाए तो ही जा सकती है। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज का अगर फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता तो ये अंदर की तरफ जा सकती है, इनसाइड। तो यहाँ पर अब हम दिखाएंगे पीपीएफ स्टॉप्ड डाउनवर्ड, पीपीएफ स्टॉप्ड डाउनवर्ड एज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड रिक्वायर्स डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर। यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, पीपीएफ स्टॉप्ड डाउनवर्ड एज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स एंड requires decrease in the production of the other goods. PPF is concave shape due to increasing marginal rate of transformations. जो MRT है, marginal rate of transformation है, इसके कारण जो है जो PPF है इज कॉनकेव शेप्ड, क्योंकि जो पीपीएफ की जो शेप है वो कॉनकेव है, ये ऐसे कॉनकेव, ये इस तरह की जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है। और तो ये किस कारण से है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, पीपीएफ शोज द मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज। जो पीपीएफ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, वो क्या शो करती है, मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूज्ड। जो भी इकोनॉमी है उसके जो रिसोर्सेज है वो कितने अच्छे तरीके से यूज हो रहे हैं, उनका प्रॉपरली यूज किया जा रहा है। एंड पीपीएफ शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड्स इनटू अनदर नॉट फिजिकली बट बाय डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अनदर। एक यूज से दूसरे यूज में दिखाया जा रहा है। फिफ्थ है, इफ़ द इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ। अगर जो इकोनॉमी है वो पीपीएफ पे ऑपरेट करती है, बिल्कुल इस रेखा के ऊपर, यानी कि जो ये ए जी कारो है इसके ऊपर ऑपरेट करती है, तो रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज्ड, तो इनका पूरी तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इफ़ द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ इट मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। अगर किसी भी पॉइंट पर इनसाइड पर अगर इकोनॉमी वहाँ पर ऑपरेट करती है इनसाइड, तो इट मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, तो जो रिसोर्सेज है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सेवन्थ पॉइंट है, इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। अब ये पीपीएफ के आउटसाइड ये एफ पॉइंट है, यहाँ पर इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एज इट इज़ अनअटेनेबल, क्योंकि ये अप्राप्य संयोग है, अनअटेनेबल है
विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। 8th पॉइंट है एन आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ फ्रॉम पीपी टू P1 मीन्स दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज। दोनों कमोडिटीज की ज़्यादा मात्रा प्रोड्यूस कर सकती है, विच वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अब आप याद दिखाएंगे मैम कि ये अगर मान लीजिए पी से ये AG से A1 और G1 अगर शिफ्ट हो जाती है तो इसका मतलब बोथ गुड का, यहाँ पर गुड 1 है और यहाँ पर गुड 2 है, बोथ गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है जो कि पहले नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एन इनवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ फ्रॉम पीपी टू P2 मीन्स दैट द इकोनॉमीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटीज हैज़ रिड्यूस्ड, कि कमोडिटी जो इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है वो प्रोडक्शन करने की बोथ गुड की वो घट रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये पीपीएफ है, अगर आउटवर्ड जा रही है तो इसका मतलब दोनों गुड्स का, यानी कि ये गुड 1 है और ये गुड 2 है, ये O है, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये X गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अगर ये इधर आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की टू प्रोड्यूस बोथ कमोडिटीज हैज़ रिड्यूस्ड, तो वो कम हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 9 पॉइंट्स इसके बारे में बताए कि व्हाट डू मीन बाय पीपीएफ एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इनके बारे में इस वीडियो में हमने आपको क्लियर किया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ थैंक्स।